हमारा आंसर होगा 43। 45 भी नहीं, 43। आगे आएंगे, अगले प्रश्न पर आएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाई मैं बोल रहा हूं तो ये क्या है? भाषा है। आप अंग्रेजी बोलेंगे तो वो एक भाषा होगी, ऐसी हिंदी में हम जो बोल रहे हैं। तो मैंने बोला बोल, तो बोल, बोल क्या है? ये हिंदी का एक शब्द हो गया। तो ये मैंने इसको लिख दिया। अब लिख दिया तो इसी को बोल रहा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। भाई जो हम बोलते हैं वो क्या होती है? वो ध्वनि होती है। वो ध्वनि होती है तो वर्ण होती है सबसे छोटी लिखित इकाई। सबसे छोटी, पूरी परिभाषा समझे, सबसे छोटी लिखित इकाई। अभी तक मैं बोल रहा था, अब मैंने इसको लिख दिया। तो सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होगी आपका? वो होगी वर्ण। यानी कि मैं जो बोल रहा था, याद रख लेना, ध्वनि को लिखित रूप देना क्या कहलाता है? ऐसे प्रश्न पूछा गया है। ध्वनि को, ध्वनि को लिखित रूप देना, ध्वनि को लिखित रूप देना ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, वर्ण। लेकिन दोस्त आप गलती मत कर देना, अगर इसी प्रश्न की भाषा थोड़ी सी बदल जाए और लिख दे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो बताइए क्या उत्तर होगा? भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक मतलब मुख से, ओरली, मौखिक इकाई। तो मौखिक इकाई को हम क्या कहते हैं? तब हम उसको कहेंगे ध्वनि, साउंड। ठीक है, वो क्या है? वो लेटर है, ये साउंड है। ठीक है। कै, मैंने बोला कै, तो कै क्या हो गया? ध्वनि। लेकिन मैंने जब कै को लिख दिया, ये क्या हो गया? वर्ण हो गया, वर्ण। लिखते ही वर्ण और बोलते ही ध्वनि। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी सी छोटी सी बात में अगले प्रश्न पर आओ। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसको क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण, उच्चारण का मतलब क्या हुआ कि हम उसको ध्वनि का रूप दे रहे हैं, उसमें दो मात्राएं यदि लगे तो भैया उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या उसको संयुक्त स्वर कह देंगे? नहीं जी, संयुक्त स्वर तो तब होगा जब दो स्वरों का मेल होगा। मूल स्वर कह दें क्या उसको? नहीं जी, मूल स्वर और लघु स्वर तो एक ही बात होती है। याद रख लेना, मूल स्वर को ही हम लघु स्वर कहते हैं। अब अगली बात आती है, तो बचा क्या? फिर बचा क्या? फिर बचा गुरु स्वर। गुरु स्वर को ही दोस्त हम दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और दूसरा इसी का नाम है द्विमात्रिक स्वर। यानी कितनी मात्रा होंगी? द्विमात्रिक स्वर। कितनी मात्राएं होती हैं इसमें? दो मात्राएं होती हैं। भैया जी किस तरह से दो मात्राएं होती है? मैं समझा नहीं। दो मात्राएं होंगी तो किस तरह से होंगी? तो मित्र जरा देखना, देखो स्वरों की कुल संख्या मैं आपसे पूछूं जरा, कितने होते हैं बताएंगे? स्वर कितने होते हैं भाई साहब? आप कहेंगे भैया जी स्वर होते हैं हमारे कुल 11। स्वर होते हैं हमारे 11। कौन कौन से स्वर होते हैं? पहले मैं लघु स्वरों को लिख देता हूं। आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। री बोलोगे हमेशा, क्या बोलेंगे? री। अब मैं आपसे बोलूं, अब मैं दीर्घ स्वरों को लिख देता हूं। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, और आपका ए, दीर्घ ए, ओ, और साथ में आपका दीर्घ ओ। ये क्या है आपके? ये सारे के सारे अगर मैं बात करूं, इनको हम मूल कहेंगे, इनको ही दोस्त हम लघु कहेंगे, इनको ही दोस्त हम एक मात्रिक कहेंगे। क्योंकि इन सब की कितनी मात्रा होती है? छंद जब मैं आपको सिखाऊंगा तब मात्राएं गिननी भी सिखाऊंगा कि कैसे मात्राएं आप गिन सकते हैं आसानी से। और इसकी मैंने आपको बात बताई, ये सारे के सारे क्या हैं? ये दीर्घ स्वर हैं। तो मुझे बताइए दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है? और मुझे आप बताइए मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मूल स्वर आप कहेंगे 4, और दीर्घ स्वर यदि आपसे पूछ ले तो 7 होंगे। इन्हीं 7 में एक बात और आपको देखनी है, ये जो 4 हैं, ये जो 4 हैं इनको जरा देखिए। ये देखिए, इसमें जो आपका ए, दीर्घ ए, ओ, और साथ में आपका दीर्घ औ है,
इन चारों को क्या नाम देते हैं हम? इन चारों को हम नाम देते हैं संयुक्त स्वर। क्या नाम देंगे? संयुक्त स्वर। क्योंकि दोस्त इसका जो निर्माण होता है वो दो स्वरों से होता है, ए और आपका लघु ई। फिर इसको देखिए, ए धन ऊ से इसका निर्माण होगा। अब देखिए जो बड़े वाले हैं भाई, ए तो सबके साथ होगा, ए और ए को तो याद ही नहीं रखना, ए सभी के साथ में है। ए की प्रकृति कैसी है? घुमावदार, तो इसके साथ कौन सा? घुमावदार अक्षर। ओ की प्रकृति कैसी है? देखिए ओ, तो इसके साथ में ऊ। अब जो दीर्घ है उसके साथ सिर्फ लघु वाले को ले लीजिए, यानी कि ए के साथ क्या आएगा? ए। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा इस ए के साथ में क्या आएगा? यदि मैं आपसे पूछूं औ का निर्माण या दीर्घ ओ का निर्माण किससे होता है, तो आप कहेंगे भैया लघु वाले से होगा, यानी कि ओ आएगा। ओ आएगा आपका। तो ये क्या एक जाति थी? आप कहेंगे नहीं भैया, ये अलग, 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 ये अलग। तो इसका मतलब संयुक्त स्वर को हम क्या कह सकते हैं? विजातीय स्वर भी कह सकते हैं, जो एक जाति के ना हो। वो स्वर पूछा जाता है, वे स्वर जो एक जाति से संबंधित ना हो उनको हम क्या कहेंगे? विजातीय स्वर कह सकते हैं। तो बाकी बचे हुए ये क्या हो गए आपका? देखना, आ कैसे बनेगा? आ बनता है ए धन ऐसे। दीर्घ ई किससे बनेगी दोस्त? अब आप बताइए, या मैं बोलूं दीर्घ ऊ किससे बनेगा? तो आप कहेंगे ई धन ई से बनेगा, और ऊ बनेगा ऊ धन ऊ से। यानी ये एक जाति है या नहीं है, ये एक जैसे हैं या नहीं है? तो आप कहेंगे भैया इनको हम यदि आपका नाम दे दें सजातीय स्वर तो हम गलती तो नहीं कर रहे? बोलो यस और नो। आप कहेंगे नहीं भैया हम गलती नहीं कर रहे। तो स्वरों का ये छोटा सा वर्गीकरण आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? हिंदी भाषा में वर्णमाला में यदि याद करने में दिक्कत आती है बच्चों को, तो इनको रटते हैं, भूल जाते। आज के बाद अगर भूल के दिखा दो ना, तब कहना, देखना 1 मिनट का काम है। मैंने बोला संवृत स्वर कौन सा है, तो मैंने ई को चुन लिया। कैसे? इतनी आसानी से भैया, आपने भी चुन लेंगे बहुत सारे साथी। देखो, अगर हम बोले मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर मुझे बताइए कितनी तरह से हम बांट सकते हैं। और फिर मैं अगर बात करूं मुख बंद होने के आधार पर कितनी तरह से बांट सकते हैं। मुख बंद होने के आधार पर मेरे मित्र मजा आ जाएगा। आप ये कहोगे भैया आज के बाद ना भूलने का कतई भी। कितनी बड़ी दिक्कत हो जी, नींद में भी उठा कर पूछोगे ना, नींद में भी बता दूंगा। देखो, मुख खुलने के आधार पर विव्रत क्या होता है? विव्रत। और एक होता है अर्ध विव्रत, यानी मुख कैसा खुलेगा? मुख कैसा खुलेगा? इसमें मुख पूरा खुलता है और इसमें मुख खुलेगा आधा। ठीक है जी, ये परिभाषा समझ में आई। मुख बंद होने के आधार पर, मुख बंद होने के आधार पर मुख पूरा बंद होगा तो संवृत। मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल बंद हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो खुलेगा भाई, जब भी तो वर्ण की आवाज आएगी। और फिर आएगा अर्ध संवृत। क्या? अर्ध संवृत। बोलो गजब हो जाए भैया, कुछ ऐसा बताओ ना, भूले ना। देखो, वी से याद कर लो, बिहा, विवाह है किसी का, किसी ने कहा विवाह में भैया आना है, विवाह में आ, विवाह में आ। अर्ध विव्रत कहता है आधे लोग ऐसे रहे जो बिहा में नहीं गए। आधे कैसे हैं? जो बिहा में नहीं गए। तो आ का आधा अभी बताया, आ किससे बनता है? आ किससे बनता है? ए और ए 50-50% है दोनों, आधा। तो क्या बोलोगे? इसका आधा, एक तो ए हो गया। तो आधे बिहा में गए, तो उसने पूछा भाई आधे कहां रह गए? आधे तो रह गए ना, आधे ही गए बिहा में। उसने पूछा आधे कहां रह गए? उसने कही ए बड़ा वाला, ए बोला ए बड़ा वाला, बिहा में ना गया तू? उसके भी याद आई एकदम से, ओ मैं तो भूल गया भाई बिहा में जाने को। ओ
याद ही ना रही बिहार में जाने की। ए क्या बोलो, ये तो आधा अपने आप ही याद हो गया, आधा। उसने बोला आधे ही गए हो बिहार में, आधे क्यों ना गए? ए तुम बिहार में नहीं गए? बड़ी सी आवाज ही तो मार के पूछी होगी भाई। उसने बोला यार ओ मैं तो भूल गया भाई, सबको जाना था भाई बिहार में, सबको। ई भी बुलाई थी दोनों, और ऊ भी बुलाई थी बिहार में। ई भी बुलाई और ऊ भी बुलाई, सब सब बुलाई बिहार में, सब। अब क्या बच गया इसमें, क्या याद करना भाई? इसमें कुछ याद करने को बचा क्या? जो बचे हुए उन्हें यहां रख दो। आज के बाद तो नहीं भूलोगे। कमेंट सेक्शन में एक शब्द चाहिए, नो भैया। नींद में उठा के बोलेगा ना, आंख बंद करके बोल दो, विमव्रत आधे गए बिहार में। ए उसने पूछा ए गए नहीं शादी में? उसने बोला ओ यार मैं तो भूल गया भाई। ई ई सब सब सब, बाकी बचे हुए कितने भैया? 4 4 8, 3 तुम लिखोगे। यार मेरी उंगली में दर्द हो रहा भाई, लिखते लिखते सुबह से शाम होगी पढ़ाते पढ़ाते मुझे। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बज लिए पढ़ाते पढ़ाते। बोलो जी, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? भैया एक ही सेकंड तो लगाऊंगा, 11।